हाय एवरीवन। तो फाइनली जो है यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ 2026 का जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशंस को आउट कर दिए हैं। आज जो है 20 फरवरी है और 20 फरवरी को ही जो है नोटिफिकेशंस को आउट किए गए हैं, क्योंकि अभी जो है जस्ट 1 या 2 डेज पहले जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। तो जो है आज थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन उसको डिटेल के साथ एनालिसिस करने वाले हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जानना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके हो, चाहे एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट हो, एग्जामिनेशंस का डेट, प्लस कितने पोस्ट यहाँ पे आए हैं, क्या इसका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, क्या इसका एज लिमिट है, किसको जो है कितना रिलैक्सेशन दिए गए हैं एज लिमिट में। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी को रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो जो रेलेवेंट है उसी को यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि 24 का पूरा पेजेस है तो 24 पेजेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। लेकिन जो है अभी एट प्रेजेंट जो है 150 डेज हमारे पास बच गए हैं। तो इस 150 डेज को जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करना है। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा जो क्लासेस हैं जैसे कि मिडावल हिस्ट्री हो गया, ये सब कंप्लीट हो ही चुके हैं। पेपर 2 का जो मैगजीन है वो टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड भी हो जाता है। तो जितना बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उस सब चीज़ को प्रिपेयर करते ही आ रहे हैं। तो एक बार जो है टेलीग्राम में हो सके या फिर जो है यूट्यूब में भी उसको एक्सेस कर सकते हो थोड़ा सा सर्च करके। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके कवर करते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि पहला जो पॉइंट है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन, इसमें जो है कुछ इशू भी होते हैं कि क्या जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं क्या। बिल्कुल दे सकते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल के साथ लिखा हुआ है। तो अगर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो और फाइनल ईयर का अगर एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम हुआ नहीं है या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो तब भी जो है एग्जामिनेशंस को यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ यहाँ पे थिंग्स हैं जिसको यहाँ पे जानना जरूरी है। जैसे फाइनल ईयर में एग्जाम दोगे, लेकिन जब इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू के पहले जो है फिजिकल होगा। अगर फिजिकल फिटनेस हो रहा है, एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस हो रहा है, और उस समय भी अगर जो है सर्टिफिकेट या फिर जो मार्कशीट है वो ना हो, तो उस केस में हमें जो है केवल प्रूफ बताना होगा कि हम लोग जो है फाइनल एग्जाम में अपियर हुए थे इस तरीके से। लेकिन जब इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू के पहले जो है मार्कशीट को वहाँ पे अपलोड भी करना है। ठीक है, प्रूफ के साथ वहाँ पे जाना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी ये जो हाउ टू अप्लाई है, कैसे जो है लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना है, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, ये सब प्रोसेस जो है अलग से वीडियो में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है उसमें पूरे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अप्लाई करोगे तो जितना जल्दी अप्लाई कर सके उतना जल्दी यहाँ पे अप्लाई करना है। लास्ट जो डेट होते हैं, क्योंकि इसका लास्ट डेट यहाँ पे 12 मार्च को है, तो 12 मार्च तक यहाँ पे हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा क्रश होते रहते हैं वेबसाइट, तो है ना, स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। हाउ टू अप्लाई, इसका जो आंसर है पूरा लाइव डेमो जो फॉर्म प्रोसेस है उसको अप्लाई करना सीखेंगे, तो वहाँ पे ये सब कवर हो जाएगा। सबसे पहले वन टाइम जो ओटीआर होता है, अभी ओटीआर को तो चेंज कर दिए हैं, यूएनआर प्रोफाइल इसमें बनाना होता है। सेम ओटीआर है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कैसे पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, ये सब थोड़ा सा डिटेल के साथ कवर करेंगे। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन उसको बस यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंट वीडियो में हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से पोस्ट को एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन से पोस्ट जो है बेटर है। ये हर एक जितना भी डाउट होगा वो सब चीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी अपने से भी कोई डाउट है तो या तो व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो, लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। एक चीज़ याद रखना कि जैसे ही एप्लीकेशंस को जो है फिल कर लेते हो तो फिल करने के बाद जो है एप्लीकेशंस को विड्रॉ नहीं कर सकते, ये यूपीएससी के द्वारा बोले गए हैं। और कुछ यहाँ पे जो आईडी प्रूफ होते हैं, आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर पासपोर्ट हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, जो भी कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अथोराइज हो उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। एज अ आइडेंटिटी के थ्रू जो है उसको अपलोड कर सकते हो। लास्ट जो डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो है 12 मार्च को है, तो इस डेट को यहाँ पे ध्यान में रखना।
और इससे पहले ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर लेना, क्योंकि जो प्रेफरेंस यहाँ पे दिए जाते हैं एग्जाम सेंटर का, जो प्रेफरेंस दिए जाते हैं वो फर्स्ट अप्लाई और फर्स्ट स्लॉट के बेस में दिए जाते हैं। और जितना भी यहाँ पे आंसर अगर गलत करते हो तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी स्कीम्स है। ठीक है, तो आई होप इतना सब तो इसके बारे में जो है पता ही होगा। ठीक है, चलो तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत जानना यहाँ पे जरूरी है उसको डिस्कस करते हैं। जो मोबाइल फ़ोन है या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, ये सब चीज़ तो एग्जामिनेशन हॉल में बैन ही होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद जो है जो 30 मिनट बिफोर पहुंच जाने का जो प्रोविज़न है ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट जो है 30 मिनट पहले या फिर 1 आवर 2 आवर्स पहले एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम वेन्यू में पहुंच जाना, जिससे लास्ट मिनट में जो जैसे कि 5 मिनट का देरी हो गया तो वहाँ पे जो है फिर गेट को खोलने में प्लस इंटर होने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम चले जाते हैं। और प्लस जो माइंड में प्रेशर होता है वो अलग से प्रेशर से यहाँ पे होते हैं। एक तो एग्जामिनेशंस का प्रेशर होगा और एग्ज़ाम सेंटर में नहीं पहुँच पाए तो इसका भी यहाँ पे प्रेशर होगा। तो जो एग्ज़ाम जो बनना चाहिए, जिस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशराइज हो जाते हैं। एक तो वहाँ पे एमसीक्यू देना है, एमसीक्यू देने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और आंसर राइटिंग करना है पेपर 2 का। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखोगे तो जो 30 मिनट बिफोर यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन 1 आवर 2 आवर जो है पहले ही चले जाना एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम वेन्यू में जहाँ पे सेंटर मिलेगा वहाँ पे जो है पहुँच जाना। और कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको सबसे ज़्यादा जो नोटिफिकेशंस का जो वेट होता है, जिसको जानने का वेट होता है कि कितना पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कितना यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। तो इस साल जो है और रफली एवरी ईयर जो है 5 ही पोस्ट के लिए जो सीएपीएफ आते हैं उसमें 5 पोस्ट यहाँ पे होते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस साल पोस्ट दिए गए हैं वो बीएसएफ का दिए गए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, तो इसका 108 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। फिर जो सीआरपीएफ है इसमें 106 पोस्ट दिए हैं। आईटीबीपी जो है कि यहाँ पे 12 ही पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, जिसको एडवेंचरस लाइफ पसंद है, जैसे माउंटेनियस हो गया या फिर हिली एरिया में जिसको रहना पसंद होता है तो उसके लिए आईटीबीपी बेस्ट होते हैं। नक्सलाइड एरिया हो गया तो उसके लिए सीआरपीएफ पोस्ट होता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हो गया जो बॉर्डर एरिया में है। फिर जिसको सिटी लाइफ ज़्यादा पसंद होते हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गया या फिर गवर्नमेंट एंटिटी हो गया तो उसके लिए सीआईएसएफ बेस्ट होते हैं। इसके बारे में अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं वो 349 पोस्ट हैं। अब 349 पोस्ट को देख के यहाँ पे कोई पैनिक नहीं होगा पहले बात, क्योंकि हमें जो है अल्टीमेटली पोस्ट चाहिए वो एक ही पोस्ट चाहिए। 345 पोस्ट तो निकाले गए हैं लेकिन 345 पोस्ट को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। उसमें से हमें केवल एक ही पोस्ट की जरूरत है और उसी एक ही पोस्ट को हमें यहाँ पे लेना है। तो टोटल 349 पोस्ट इस साल जो है यूपीएससी के द्वारा दिए गए हैं। और बहुत लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि अभी जो है इस जो नोटिफिकेशन इसको पोस्टपोन किए गए थे, तो बहुत लोग जो है कई तरीके के ऐसे एजम्पशंस कर रहे थे कि शायद जो है फॉर्म प्रोसेस चेंज होगा, शायद जो वैकेंसी है तो वैकेंसी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कुछ लोगों का डाउट ये था कि जो सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन होता है उसी के साथ इस जो सीएपीएफ एसी का एग्जाम है तो दोनों को मर्ज कर दिए जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना। जितना भी अफवाह है, जितना भी रूमर्स यहाँ पे फैल रहे हैं उसको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। हमारे पास 150 डेज यहाँ पे हैं। अब ये 150 डेज को एज अ चैलेंजेस की तरह लो। 150 डेज पूरा लाइफ अभी है, उस लाइफ में अभी जो है केवल 150 डेज हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर 1 को भी प्रिपेयर करना है और पेपर 2 को भी प्रिपेयर करके हुए चलना है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये पोस्ट कैसे अब प्रेफरेंस भरना है ये सब चीज़ को अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो केवल नोटिफिकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि यूपीएससी विल होल्ड रिटेन एग्जामिनेशंस, ये क्लियरली बता दिए हैं। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे नोटिफिकेशन को पोस्टपोन किया है तो एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली बोले हैं कि जो यूपीएससी विल होल्ड रिटेन एग्जामिनेशन ऑन 19 जुलाई 2026, तो 19 जुलाई को इसका एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाले हैं और आज जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कुछ सेंटर हैं और यही सेंटर में पूरा एग्जाम होने वाले हैं। तो एक बार सेंटर को यहाँ पे देख लो और यहाँ पे क्लियरली मेंशंस किए गए हैं कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेस में यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक दिक्कत आता है कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है या फिर एससी एसटी हो गया तो कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे इशू होना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना,
जितना भी सबसे पहले जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है ये। तो सेंट्रल लेवल का, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले होते हैं तो स्टेट के यहाँ पे सर्टिफिकेट मत चिपकाना, है ना, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इशू होना चाहिए, अथोराइज यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब से कब तक यहाँ पे सर्टिफिकेट वैलिड है, तो देखो सिंपल से यहाँ पे लिखे गए हैं कि द ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई फॉर सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2026 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी, और ओबीसी में स्पेशली नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि दो तरीके के होते हैं ओबीसी, एक ओबीसी क्रीमी लेयर होता है और सेकेंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। तो जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के इनकम को यहाँ पे देखे जाएंगे। कौन कौन से 3 साल हैं? 2024-25 वाला जो सेशन गया है, फिर उसके बाद 23-24 वाला सेशन, और जो 22-23 वाला सेशन रहे हैं, मतलब 23, 24 और 25, ये वाले जो सेशन है उसको देखे जाएंगे। और जो सर्टिफिकेट होगा वो कब से इशू होना चाहिए? एट प्रेजेंट जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025, अभी चल रहे हैं 2026, ठीक है, अभी जो है 2026 है। तो हमें जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो होना चाहिए कब से कब? 1 अप्रैल, है ना, 1/4/2025 के आगे का होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे इस चीज को? 1 अप्रैल से आगे का यहाँ पे होना चाहिए 2025 का। और अभी बनाओगे तो और कोई इशू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट होगा, क्लोजिंग डेट कौन सा है यहाँ पे? 12/3, मतलब 12 मार्च को सीधे से। तो 12 मार्च 26 से पहले यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे समझो, जो सर्टिफिकेट होगा ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा वो बने होना चाहिए 1/4/2025 से 12 मार्च 2026, इसके बीच में ही यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देख लो किसके पास जो है ये सर्टिफिकेट है और इस डेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट है। समझ आ रहा है कब से कब तक सर्टिफिकेट चाहिए? जो सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए वो 1/4/25 से 12/3/26 के बीच का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से 12 मार्च 2026 के बीच में ही यहाँ पे सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, यहाँ पे बोले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं कि अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और जो है अदर कैटेगरी में अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी, और जो है एससी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ओबीसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में जब स्क्रूटनी होगा, जब पूरा डॉक्यूमेंट जो है पूरा प्रोसेस होंगे, डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे, तो उस समय रिजेक्ट किए जा सकते हैं। ये सब यहाँ पे बोले गए हैं। और अगर ऐसे भी केस हो सकते हैं कि एससी एसटी में फॉर्म भर दिए हो, बाद में सोच रहे हो कि इसका ओबीसी में कन्वर्ट करना है या फिर ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करना है, तो ये सब चीज़ कुछ भी नहीं होने वाला है। नोटिफिकेशन में क्लियरली बोले हैं कि इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा कि ओबीसी हो तो उसको एससी एसटी में चेंज करा रहे हो, एससी एसटी हो तो उसको जनरल में चेंज करा रहे हैं। तो ये कुछ या फिनोमेना जो है ये देखने को नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली बोले हैं, तो ध्यान रखना। और उसी के साथ ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जिसको भी रिजर्वेशंस का यहाँ पे लाभ लेना है, रिजर्वेशंस लेना है, तो इसके बीच ही यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ डेट्स। इस चीज को ध्यान में रखोगे। प्लस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जिसको उसको जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, तो उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जो सर्टिफिकेट होगा वो 1/4/2025 से 12/3/2026, 12 मार्च 2026, जब एग्जाम का जो लास्ट डेट होता है, सॉरी जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उससे पहले यहाँ तक बन जाना चाहिए, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी है ईडब्ल्यूएस के लिए वो फुलफिल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है दूसरे कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पे बन रहा है, तो एक केस ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले तो नेशनलिटी होना चाहिए, ये यहाँ पे बोले गए हैं। इसके बाद जो मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो एज लिमिट होता है तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाना, जिसका बर्थ जो है 2 अगस्त से 2001 और जो है 1 अगस्त 2006, इसके बीच में जिसका भी बर्थडे आ रहे हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ है, इन दोनों के बीच वो लोग जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है कि 20 ईयर्स जो है एज लिमिट यहाँ पे होगा।
और 25 ईयर से आगे एज लिमिट नहीं होना चाहिए, मतलब 20 से 25 ईयर के बीच होना चाहिए। और जो डेट होगा जिससे कैलकुलेट किए जाएंगे वो 2 अगस्त 2001 से 1 अगस्त 2006, इन्हीं के बीच यहाँ पे आपका जो बर्थ है ये होना चाहिए। ठीक है, एक बार और इसको क्लियर कर रहा हूं, 2 अगस्त 2001 से 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, या फिर इन दोनों डेट भी यहाँ पे शामिल हैं, तो इसके बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इजीली अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। फिर जो SC हो गया, ST हो गया, इसको 5 ईयर्स का एक जो एज रिलैक्सेशन होता है वो दिए जाएंगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि OBC हो गया है तो इसको 3 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। और जितना भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल सर्वेंट है, तो इसको जो है 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो टोटल रिलैक्सेशंस यहाँ पे क्लेम किए जाएंगे जो गवर्नमेंट सर्विस है, ये 5 ईयर्स के लिए फिक्स किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी उसी के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप यहाँ से समझ आया होगा। फिर जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कितना यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो जो फाइनल ईयर है वो लोग वाले भी दे सकते हैं, है ना। फिजिकल से पहले अगर रिजल्ट नहीं आया होगा तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, है ना, क्यों नहीं आया है। और पासिंग हो रहे हो, लास्ट ईयर एग्जाम दिए हो तो ये बताना पड़ेगा। और जब इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू से पहले यहाँ पे मार्कशीट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ जो बता दिया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे जो फाइनली पहले से सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं वो लोग और जो हैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, है ना। रीअपेरेंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे किए गए हैं। फिर जो NCC है जिसके बाद जैसे कि B सर्टिफिकेट हो गया, C सर्टिफिकेट हो गया, तो इसको जो इंटरव्यू हो गया, पर्सनालिटी जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, इसमें बताए हैं। और जो फॉर्म फीस होगा वो 200 होंगे, ये चीज़ जो है मेंशंस यहाँ पे किए गए हैं। फिर फॉर्म फीस तो 200 होंगे, लेकिन जितना भी जो शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST जो फीमेल पर्सन है उसको यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। 200 जो पे कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा एग्जेम्प्ट होगा, उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इन लास्ट ऑफ जो है इसको डिस्कस करना है कि हाउ टू अप्लाई, इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, पूरा लाइव इसको कवर करेंगे, कैसे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिसको यहाँ पे जानना है ना। गलती यहाँ पे नहीं करना है, चाहे वो डेफ को भर के कैसे भरना है उसको, प्रोफाइल हो गया, हॉबीज़ हो गया, ये सब चीज़ को बहुत ध्यान से यहाँ पे कवर करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के बेस में आएंगे, जो डेफ यहाँ पे फिल किए रहोगे ना तो वहीं से अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सोच समझ के यहाँ पे डेफ को यहाँ पे भरना है, रेंडमली कुछ भी डेफ में लिख के नहीं आ जाना है। फिर अल्टीमेटली जब इंटरव्यू में जाओगे तो अपने ही क्वेश्चन में, अपने ही डेफ में जो है अपने को फंस जाओगे, अपने को फंसना पड़ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखोगे जब भी डेफ को फिल करोगे तब। ठीक है, बाकी और आगे देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो जो एग्जामिनेशंस यहाँ पे होगा, प्रोसीजर सबको पता है कि सबसे पहले जो है रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई कर लिए जाएंगे उसका यहाँ पे PHT होंगे, PET होगा। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे वो कंडक्ट होगा। और जितने लोग यहाँ पे PHT PET में पास हो जाएंगे उसके बाद जो है इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होगा ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि सबसे पहले जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब ये रिटन एग्जामिनेशन सबको पता है, नोटिफिकेशंस ऐसा नहीं कि आज आए हैं तो आज से ही कवर करना स्टार्ट करेंगे। नोटिफिकेशंस में बोले हैं कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होगा पेपर 1 और सेकेंड होंगे पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो 10 से 12 नून के बीच होगा, है ना, 10 से 12 बजे। और जो पेपर 2 होगा वो 2 से 5 बजे के बीच होंगे, इसको याद में रखोगे। बाकी जो सिलेबस है ये सब चीज़ के बारे में तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जो पेपर 1 होगा क्लियरली पूरा जो है ये MCQ के फॉर्मेट में होंगे, 250 टोटल मार्क्स होगा और ये MCQ होंगे। और जो पेपर 2 होगा जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, इसमें पूरा लिखना पड़ता है ना, इंग्लिश में पूरा जो है यहाँ पे लिखना पड़ता है, एक्सेप्ट ऐसे को हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में जो सुटेबल लगे। फिर रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जामिनेशंस के बाद यहाँ पे देना पड़ेगा PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें से 100 मीटर रेस होंगे जो कि मेन के लिए 60 सेकेंड दिए गए हैं, वुमेन के लिए 18 सेकेंड है। 800 मीटर यहाँ पे रेस है जो कि 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए दिए गए हैं।
और वुमेन के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। फिर लॉन्ग जंप भी है जिसमें से 3.5 मीटर लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस दिए जाएंगे, अगर फॉल हो जाते हो तो और चांस हैं, टोटल 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। और फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप होगा वो 3 मीटर यहाँ पे होंगे। फिर इसी के साथ जो है शॉर्ट पुट भी है, ध्यान रखना 7.26 kg जो होते हैं ना गोला फेंक, हाँ वही यहाँ पे दिए जाएंगे, शॉर्ट पुट जिसे बोलते हैं 7.26 kg का रहेगा और 4.5 मीटर इसको जो है फेंकना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा। और इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे, अगर फॉल हो जाते हो तो 3 चांस मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट जो डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। अभी सिलेबस भी डिटेल से कवर कर चुके हैं। तो सिलेबस जो है नॉर्मली जो आते हैं जीके में, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक हो गया, यही टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी इसका जो क्लासेस हैं ऑलरेडी रनिंग है। और हिस्ट्री हो गया, है ना, उसी के साथ मिडेवल हिस्ट्री, ये सब जो है वन शॉट वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। तो सिलेबस जो है ये कुछ इसका सिलेबस है। फिर पेपर 2 का भी सिलेबस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आई होप कि सिलेबस तो सबको ही पता होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। बाकी और कुछ पॉइंट जिसे यहाँ पे बताना है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। चलो, और तो कोई पॉइंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एक बार चेक कर लेते हैं ना। अच्छा, ये कुछ पॉइंट है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अपेंडिक्स यहाँ पे वी में 5th में दिए गए हैं, जो एवरेज बॉडी वेट है जो बीएम होता है, तो जो एवरेज जो बॉडी वेट होता है इसमें याद रखना, जैसे कि 156 अगर हाइट है तो उसमें अगर 12 से जो है 18 से 12 के एज में हो तो 44 से 54 का वेट होना चाहिए। एक्चुअली ये एज को ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अगर इतना हाइट हो, बीएमआई जो बोलते हैं, तो इतना अगर हाइट है और इस कैटेगरी से अगर आते हो, इस एज ग्रुप के अंदर आते हो, तो इतना वेट यहाँ पे होना चाहिए। बस ये है, बाकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड एक अलग से जो है सेपरेट वीडियो कवर करेंगे। ठीक है, उसमें और अच्छे से कवर आएगा। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन एनालिसिस, इसमें जो है इतना ही कवर करना था। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहे हैं उसको तो डिस्कस किए हैं, है ना। बाकी कोई भी और इश्यू होता है तो व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी बता सकते हो कि कहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। उसके लिए पूरा प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो वहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। बाकी ये तो रहा पूरा नोटिफिकेशंस, है ना। फॉर्म को पहले से अप्लाई कर लेना। अब बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि 150 डेज़ हैं, तो इस 150 डेज़ को जो है थोड़ा सा चैलेंज की तरह लो, और 150 डेज़ में पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करना है, पूरे को यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करना है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर भी है। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट कि हाउ टू अप्लाई, कि कैसे इसको अप्लाई करना है, डेफ कैसे यहाँ पे फिलअप करना है, हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।